हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एंजाइम। मैंने कहा था एंजाइम टर्म का मतलब है इन और जाइम, है ना। लिविंग बॉडी के अंदर, जीवित शरीर के अंदर पाया जाने वाला उत्प्रेरक, वे रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। एंजाइम कैसे काम करता है, किस टेम्परेचर पे काम करता है। तो हमने कहा था अनुकूलतम ताप बोलते हैं जब एंजाइम की क्रियाशीलता अधिकतम होती है, और वो हमने डिस्कस की थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम रिएक्टिविटी मैक्सिमम, 36 पे अधिकतम क्रियाशीलता होती है। और सुटेबल टेम्परेचर मतलब कहाँ से कहाँ काम करेगा, तो 25 से 37 तक वो काम कर लेगा अच्छे से। फिर हमने कहा था एंजाइम को एक पर्टिकुलर पीएच पर भी काम करना होता है, एक निश्चित पीएच पर ही एंजाइम क्रियाशीलता अधिकतम होती है। अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होती है। अनुकूलतम पीएच जो होता है, ऑप्टिमम पीएच या इष्टतम पीएच जिसे कहते हैं, वो होता है एंजाइम के लिए 5 to 7। फिर हमने कहा था एंजाइम अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। मतलब तो हमने कहा था एक प्रकार का एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, और अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हमें अलग अलग एंजाइम चाहिए। एक एंजाइम से हम अलग अलग रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर हमने कहा था मिलता लिविंग बॉडी के अंदर ही है ना। आप उसको केमिकली यूं सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो कि लैब में बना लो, नहीं बनेगा। वो लिविंग बॉडी के अंदर जीवित शरीर में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। फिर हमने देखा था अत्यंत सक्रिय प्रभावी उत्प्रेरक। मतलब बच्चों, एंजाइम जो काम करते हैं वो इतना फास्ट करते हैं कि 1 मिनट में एक अणु एंजाइम 10 लाख क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद में बदल देता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। कुछ पदार्थ एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उन्हें सह एंजाइम या एंजाइम एक्टिवेटर कहते हैं, एंजाइम वर्धक, और कुछ कम भी कर देते हैं, है ना। एंजाइम के लिए बिल्कुल पॉइजन होते हैं तो उन्हें कहते हैं एंजाइम विष। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो फिर आज क्या बाकी रह गया। तो बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि भाई एंजाइम किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एंजाइम क्रियाविधि का ताला चाबी सिद्धांत जो है वो भी बाकी है ना। एंजाइम क्या करेगा, कैसे काम करता है, कैसे अपने क्रियाकारी अणु को पहचानता है। तो लॉक एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जियोलाइट, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक यानी कि जियोलाइट। वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज कॉलॉइड। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा, और थोड़ा सा शुरू का बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत। अब ताला चाबी सिद्धांत कहता क्या है, तो बच्चों अगर हम नॉर्मली बात करें कि भाई लॉक एंड की थियरी क्या है, तो हम कहते हैं भाई ताले के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो इस तरह से बनाई हुई है कि चाबी जो है उसके अंदर फिट हो जाए, है ना। एक विशेष प्रकार के ताले की एक विशेष चाबी ही होती, दोनों फिट हो जाते हैं तो खुल जाता है ना। तो एंजाइम भी क्या करता है, एंजाइम अपने क्रिया कारक या सबस्ट्रेट कह दो, क्रियाधर, उसको पहचानता है। कैसे पहचानता है, तो बच्चों एंजाइम की सतह पे एक्टिव साइट्स होती है, सक्रिय सतह होती है, सक्रिय केंद्र होते हैं, और वहां पे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप आपका COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, SH हो सकता है। तो एंजाइम की सतह पर होते हैं एक्टिव साइट्स या सक्रिय स्थल, जिन पे विशेष क्रियाकारी समूह होते हैं। अब ये अपने फंक्शनल ग्रुप, क्रियाकारी समूह या क्रियात्मक समूह के थ्रू क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ, है ना। सबस्ट्रेट मतलब जो क्रियाकारक है, क्रियाधर है, उसके साथ बंध बनाता है। अब चाहे वो दुर्बल आकर्षण बल हो, वॉन्डरवॉल बंध हो, हाइड्रोजन बंध हो, या संघनन से दौरान बनाया गया कोई भी बंध हो, तो ये अपने फंक्शनल ग्रुप या आप कह दो सक्रिय स्थल की सहायता से सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करता है। और एक बार सबस्ट्रेट आ जाता है तो उसके साथ बंध जाता है, भले ही दुर्बल बंध हो, कोई भी बंध हो, उसके साथ एक बार बंध जाएगा। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिसको एंजाइम को क्या करना है, उत्प्रेरित करनी है, उसकी अभिक्रिया करवानी है ना। तो हम कहेंगे क्रियाधर बोल देते हैं, चलो। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बंध जाएगा, तो बच्चों एक संकुल बनेगा, ES संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, ठीक है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, तो एंजाइम एक बार तो सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। मोस्टली एंजाइम क्या करता है, तो जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक करता है, तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा या उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो आपका जो सबस्ट्रेट था अब वो बदल गया उत्पाद के अंदर।
ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे एक ताला और चाबी फिट हो जाते हैं, उसी तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू उसके साथ बॉन्डिंग में आ जाता है। बस अब एनसीईआरटी क्या कहता है बच्चों, तो देखते हैं हम, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो देखो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो बच्चों एंजाइम के कॉलॉइडी कणों की सतह पर, आपको पता है एंजाइम जल में कॉलॉइडी विलयन बनाता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई, है ना। तो एंजाइम के कॉलॉइडी कणों की सतह पर बहुत सारे कोटर, कोटर मतलब समझे ना, स्मॉल पोर्स कह दो, गुहिकाएं कह दो, यंत्र कह दो, ठीक है, छोटे छोटे खाली जगह जो है वो, तो बहुत सारे कोटर होते हैं। ये कोटर अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं, स्पेसिफिक इनका शेप होता है। अब बच्चों इनमें क्या होता है, तो इनमें फंक्शनल ग्रुप्स है, NH2 हो सकता है, COH हो सकता है, SH हो सकता है और OH भी हो सकता है। ठीक है, वास्तव में यह सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र है। अभिक्रियक यानी कि क्रियाधर या सबस्ट्रेट के अणु इनकी सतह, जिनकी परिपूरक आकृति होती है, इन कोटरों में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण एक सक्रिय संकुल बनता है जो विघटित होकर उत्पाद बनाता है। अब क्या मतलब है इन सब का, तो देखो भाई एंजाइम के कॉलॉइडी कण हैं, उसमें बहुत सारे कोटर हैं, तो मैं बना देती हूँ एक विशेष एंजाइम। ठीक है, एग्जाम में कैसा भी बना सकते हो बच्चों, इसको कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी बुक में बनाया वैसा ही बनाओ। तो देखो ये खाली जगह है ना बच्चों, कोटर मतलब समझे, ये खाली जगह ये। ठीक है, इसको मुझे एग्जैक्ट बनाना है, तो ये आप ऐसा बना दो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये तो हो गया एंजाइम। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग देखो अपन एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, है ना। और कोटर मतलब तुम्हें समझ में आ गया, ये इसकी कोटर है। अब इन कोटर पे भी यहाँ बनाना है, तो मैं कहूंगी भाई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स है ना, और इन्हें हम सक्रिय केंद्र या सक्रिय स्थल कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव साइट लिख दूं, तो हम कहेंगे ओके भाई ये एंजाइम बना दिया, और ये जो ब्लैंक साइट आ रही है ये सक्रिय केंद्र है, तो भाई ठीक है ये सक्रिय केंद्र हो गया। अब तो ये सक्रिय केंद्र क्या करेगा, अपने क्रियाधर को आइडेंटिफाई करेगा, है ना, और इस तरह से फिट होगा कि ताला और चाबी फिट होते हैं। तो भाई क्रियाधर का जो शेप है बच्चों, वो भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसमें फिट हो जाए, तो हम कहेंगे बिल्कुल, अदरवाइज तो काम कैसे चलेगा। तो देखो इसका शेप जो है वो इस तरह से होगा। ताला चाबी सिद्धांत क्या हुआ, यही तो हुआ, है ना, कि ताले और चाबी का शेप मैच होता है। तो ये है बच्चों सबस्ट्रेट, हिंदी में लिखना है तो क्रियाधर लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे ओके भाई एंजाइम सबस्ट्रेट। अब बच्चों यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्रियात्मक समूह तो होगा ही, तभी तो ये बंधेगा इसके साथ। अगर केमिकली पढ़े, रासायनिक रूप से पढ़े, तो ताला चाबी थोड़ा ना एग्जैक्टली तो रिएक्शन होगी केमिकल से, तो हम कहेंगे हाँ बॉन्ड बनाने के लिए अभिक्रिया तो होगी, है ना। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो देखो ऐसे लिखा भाई E+S ES। रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि भाई एक बार तो मान लो इसका खुद का सबस्ट्रेट नहीं है, किसी और के साथ भी जुड़ जाएगा, मान लो पॉसिबल है कि हाँ भाई कोई बॉन्ड बना रहा है तो जुड़ गया, फिर बाद में आइडेंटिफाई करता है कि नहीं ये तो मेरा। बहुत बार क्या होता है कि ताले में कोई दूसरी चाबी भी एक बार तो लग जाती, लेकिन ताला खुलता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ। तो हो सकता है एक बार किसी और सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई कर ले, आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद पता चलता है कि हाँ ये अपना ही है कि कोई और है। ठीक है, और होगा तो वापस पीछे आ जाएगी भाई। ओके, तो हम कहेंगे चलो भाई ये हो गया हमारा एंजाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा एंजाइम, और सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ फिट हो जाता है, तो मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ, तो सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ फिट हो गया ऐसे। ठीक है, ओके, अब ये क्या बना, तो बच्चों एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके, तो आपने क्या लिखा है कि इन कोटरों में ताले में चाबी के समान फिट होते, तो हम कहेंगे बिल्कुल। अब सक्रिय समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है कि उपस्थिति के कारण एक सक्रिय संकुल, ये कॉम्प्लेक्स बनाना। भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गए, तो दोनों जने जुड़ गए तो क्या हो गया, संकुल बन गया। तो हम कहेंगे ये है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल।
ओके, तो भाई एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, ठीक है। अब क्या होगा, तो बच्चों एंजाइम ने इसको पकड़ लिया, अब इसको पता है कि इसको ब्रेक करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। और एंजाइम तो उत्प्रेरक है ना, आपने क्या पढ़ा था, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान की दृष्टि से या रासायनिक रूप से एज इट इज रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो एंजाइम तो बच्चों एज इट इज हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम तो एज इट इज, और जो सबस्ट्रेट था अब वो किस में बदल चुका है, तो भैया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो एंजाइम अलग और उत्पाद अलग। अब एंजाइम क्या करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखो सक्रिय संकुल बना जो विघटित होकर उत्पाद देता है, मतलब टूट जाएगा, ओके। इस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं का दो पदों में संपन्न होना माना जा सकता है कि भाई पहले तो E+S ES बन गया, तो हम कहेंगे हाँ देखो भाई ये E था, ये S था और ये मिल गए, तो भाई ये ES संकुल बन गया। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। फिर तो हम कहेंगे अब ये टूट गया, E अलग और P अलग, तो E मतलब एंजाइम अलग और P मतलब प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। आई थिंक सिंपल सी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले बच्चों, तो एनसीईआरटी भी आपको यही चीज समझाता है कि भाई सबसे पहले E+S ES बन गया और ES टूट गया, E अलग और P अलग। तो देखो एंजाइम आप कैसा भी बना सकते हैं ना बच्चों, देखो इसने बिल्कुल चाबी जैसा बनाया है, डिपेंड करता है आपको कैसा बनाना है। ये हो गया सबस्ट्रेट मतलब जटिल अणु हो गया, ठीक है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बन गया, एंजाइम क्रियाधर संकुल बन गया और उसके बाद एंजाइम अलग और संकुल जो है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है ना बच्चों, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, ठीक है। तो दो स्टेप्स क्या हुए, तो हम कहेंगे सक्रिय संकुल बनाने के लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, ES संकुल बनाता है, फिर ये ES संकुल टूट जाता है, E और P के अंदर विघटित हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको एक बुक में टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, कि टेबल थोड़ा आपको ध्यान रखनी है ना, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं बच्चों। नीट जेईई में भी इस टेबल में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखो हालांकि हमने पढ़ रखा है कि भाई एंजाइम नहीं, उत्प्रेरित या उत्प्रेरकी प्रक्रम कह दो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो पहला है बच्चों तुम्हारे पास हाबर प्रोसेस, तो हम कहेंगे हाँ हाबर प्रोसेस तो हमने पढ़ रखा है। क्या था हाबर प्रोसेस, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया, ठीक है। हमने लिया था आयरन और मॉलिब्डेनम, आयरन था उत्प्रेरक, मॉलिब्डेनम था उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला। तो देखो सूक्ष्म विभाजित लोहा और मॉलिब्डेनम वर्धक के रूप में, ठीक है। अब कंडीशन तो बच्चों पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो पी ब्लॉक में हमें ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी एनसीईआरटी में है तो हम पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको एक बार नोट्स में डालना है, फिर जब हम पी ब्लॉक डिस्कस करेंगे तो ये सब वापस आ जाएगा, तो आपको इतना टेंशन है नहीं, ठीक है। अब कंडीशन है कि भाई अगर हम अमोनिया बनाएंगे तो दाब कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई दाब 200 बार होना चाहिए। ताप कितना होना चाहिए, तो 723 केल्विन से 773 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। आजकल मॉडर्न मेथड क्या है, तो हम आयरन मॉलिब्डेनम के अलावा आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना मिक्सचर प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने पे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो इसमें इफेक्टिव कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिना। क्लियर। अब नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम। अब बच्चों ओस्टवाल्ड प्रक्रम क्या होता है, तो पहले अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है। 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन, तो पहले स्टेप में बच्चों बनता है NO, बाकी सारा का सारा वाटर बन के अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे चलो NO अलग और वाटर अलग, ठीक है। प्लैटिनम
गॉज, प्लैटिनम की झाली मान लो, है ना, उस पर अभिक्रिया करानी तभी होगी। तो अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, NO बना लेता है। अब इस NO को देखो, ऑक्सीजन तो लगातार पास हो रही है, अमोनिया NO में बदल गया। अब ये NO फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है और NO2 बना लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो शुरू से सप्लाई चल रही है। तो बच्चों ये NO2 फिर से O2 से क्रिया करता है और जल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे देखो यहाँ बन गया, हाफ O2 लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ बन गया ये HNO3 और यहाँ से भी देखो तो ये फिर बन गया NO2 और OH यानी कि HNO3। ठीक है, तो देखो पहले अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से कराओ, NO बनेगा, NO को फिर से ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करो, NO2 बनेगा। अब NO2 जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना देगा नाइट्रिक अम्ल। तो ये मेथड है ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, अब ओस्टवाल्ड मेथड में कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, तो बच्चों प्लैटिनीकृत एस्बेस्टॉस, मतलब प्लैटिनम जाली लिख सकते हो, प्लैटिनम गॉज लिख सकते हो, और टेम्परेचर 573 केल्विन, ये भी पी ब्लॉक में आएगा। अब है बच्चों संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रोडक्शन के लिए संस्पर्श, या आपकी बुक में है संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है भाई, अब संपर्क विधि में भी बच्चों SO2 की क्रिया O2 से करानी है ना, SO2 को ऑक्सीडाइज्ड करना है O2 से। उत्प्रेरक मोस्टली बच्चों वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही है, यही लिखेंगे आप, है ना, और प्लैटिनीकृत एस्बेस्टॉस भी हो सकता है। बनेगा क्या, तो हम कहेंगे SO3 बन जाएगा। अब देखो बहुत बार बच्चों को लगता है SO3 प्लस वाटर H2SO4, लेकिन अभिक्रिया ब्लास्ट कर जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, तो इस SO3 को पानी में नहीं पास कर सकती। इसे पहले से बनाए हुए कोई और मेथड से बना लो, H2SO4 उसमें पास कर लो बच्चों, तो ये बनाएगा H2S2O7, ये होता है ओलियम। H2S2O7 इसे कहते हैं ओलियम अथवा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम कहेंगे ओके भाई ओलियम कह दो या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो H2S2O7 है बच्चों, तो हम कहेंगे हाँ भाई है H2S2O7, इसमें जल मिलाओ तो अब ये H2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो अब बनेगा आपका H2S2O7 प्लस वाटर, तो हम कहेंगे हाँ भैया बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। जो ओलियम जो है मोस्टली ओलियम को सप्लाई कर देते हैं लैब्स के अंदर, है ना, लेबोरेटरीज जो भी हैं केमिकल, ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट ओलियम भेज देते, फिर उसको जितना पानी मिलाना है, जितनी सांद्रता वाला चाहिए वो खुद बना लेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये विधि कौन सी है, तो ये है संपर्क विधि। टेम्परेचर यहाँ आपको दिया है 673 से 723 केल्विन के अराउंड। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, हाबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि, संपर्क विधि। हाबर विधि का उत्प्रेरक तो हम कहेंगे आयरन, वर्धक तो हम कहेंगे मॉलिब्डेनम। आजकल क्या काम में लेते हैं, हाबर विधि मतलब अमोनिया निर्माण की विधि, आजकल क्या काम में लेते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे भाई आजकल हम काम में लेते हैं आयरन का ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मिक्सचर काम में लेते हैं इनका। सेकेंड क्या था, तो हम कहेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड विधि में क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। उत्प्रेरक तो हम कहेंगे प्लैटिनम गॉज, प्लैटिनम गेज लिखा हुआ है जाली। ठीक है, थर्ड क्या है, तो हम कहेंगे संपर्क विधि। क्या बनाना है संपर्क विधि से, तो हम कहेंगे किंग ऑफ केमिकल्स बनाना है। अभी किंग ऑफ केमिकल मतलब रसायनों का राजा कौन है, तो भाई रसायनों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल भी कह सकते हो, तेजाब होता है एक्चुअली, तो हम कहेंगे ओके। अब रसायनों का राजा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की पॉपुलर मेथड बताओ, है ना, मतलब प्रचलित विधि बताओ, तो हम कहेंगे संपर्क विधि। क्या होता है उत्प्रेरक, तो हम कहेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ऑप्शन में नहीं है तो प्लैटिनीकृत एस्बेस्टॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कैटेलाइज्ड रिएक्शन, है ना, कुछ कॉमन कैटेलाइज्ड रिएक्शन कैटेलिसिस की प्रेजेंस में, सॉरी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, या आप कह सकते हैं कुछ औद्योगिक उत्प्रेरकी प्रक्रम। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है बच्चों, तो हम कहेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, यानी
तो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। अब ये क्या नई चीज है? तो देखो, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस, नाम से ही लग रहा है कि भाई उत्प्रेरक तो है ना, लेकिन उत्प्रेरक काम कुछ करेगा ना, तो ऐसा लग रहा है आकृति का चयन करके काम करेगा, डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, और हम जियोलाइट कह सकते हैं। होता क्या है जियोलाइट? तो बच्चों देखो, इसको ना आपको एग्जाम में पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वो पूछेगा कमेंट्स लिखो, और अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जियोलाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट हम याद करेंगे, ईजी हो जाएगा। तो बच्चों जियोलाइट जो होते हैं वो होते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। तो हम लिखेंगे जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। ओके भाई, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट मतलब Na2Al2Si2O8। ठीक है बच्चों, मैं बोर्ड से हट जाती हूँ, आपको लिखना है, साथ साथ में आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे तो आराम से स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट हो गया कि भाई जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। अब बनते कैसे? तो बच्चों सिलिकेट्स अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, है ना, सिलिकेट्स के क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करना है एल्यूमिनियम से। तो इनका निर्माण भी बनेंगे कैसे? तो हम कहेंगे इनका निर्माण सिलिकॉन क्रिस्टल में, इनका निर्माण सिलिकॉन क्रिस्टल में SI परमाणुओं को एल्यूमिनियम +3 से रिप्लेस करने के दौरान होता है। SI की जगह एल्यूमिनियम लग गया, ठीक है। तो बच्चों इनका निर्माण सिलिकॉन क्रिस्टल में SI परमाणुओं को Al+3 से प्रतिस्थापित करने से होता है। ओके, अब बच्चों है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो काफी बड़ा है, तो हम इन्हें शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे इसे हम सोडियम जियोलाइट है ना बच्चों, तो सोडियम मतलब Na2 तो लिख दो, और बाकी जियोलाइट है तो Z, तो इन्हें Na2Z से दर्शाते हैं। तो वैसे तो क्या है? तो हम कहेंगे वैसे तो है Na2Al2Si2O8, ठीक है। और अगर डायरेक्ट लिखना है तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों जियोलाइट हो गया Na2Z। अब देखो होता क्या है, तो बच्चों है ना, ये मतलब केमिकल है ना, इस तरह का कोई क्रिस्टल है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है इनका, ये ऐसे है ना, ये। और है ना यहाँ जो होता है ना, इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, जल की बूंदें होती है, ये ऐसे यहाँ इस तरह से पानी जो है ये चिपका हुआ होता है। एक्चुअली ये कंप्लीट है ना, ये इसके अंदर है, मिक्स्ड है। यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, ये अब पानी भरा हुआ है तो क्या दिक्कत है? तो हम कहेंगे ये नेचुरल प्राकृतिक मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने लैब में बनाया है, बना सकते हैं आर्टिफिशियली, केमिकली हम इनको बना सकते हैं इंडस्ट्रीज में, लेकिन नेचुरल भी होते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं बड़े बड़े ऐसे मान लो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ना, तो हम कहेंगे ये जो इनके ना ये पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं जियोलाइट को क्या करूँ, जैसे ही मिला इसको गर्म कर दूँ, अगर इन्हें निर्वात में गर्म करे तो बच्चों ये सारा पानी उड़ जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ, निर्वात में अगर आपने जियोलाइट को गर्म किया तो इनका सारा पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो बच्चों अगर सारा पानी उड़ गया तो अब आप क्या देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसी, उसमें कोटर बनते हैं, गुहिकाएं बनती हैं या रंध्र बन जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि इनकी संरचना रंध्र युक्त होती है ना, क्यों? क्योंकि पहले तो पानी भरा हुआ था, आपने गर्म किया, पानी उड़ गया, तो ये से, ठीक है। या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई जियोलाइट को काम में लेने से पहले इसे गर्म करना पड़ता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, पानी उड़ेगा तभी तो रंध्र बनेंगे, तभी तो ये काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि भाई इन्हें निर्वात में गर्म करने पर, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एयर में गर्म कर दिया तो ऑक्सीजन घुस जाएगी, हवा घुस जाएगी, है ना, फ्री रखना है साइड्स को। तो इन्हें निर्वात में
गर्म करने पर इनके रंध्रों, ठीक है, पोर्स या कोटर कहते हैं, है ना, कोटर में उपस्थित जल वाष्प या उपस्थित जल वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है भाई, तो रंध्र या कोटर में उपस्थित जल वाष्प बन के उड़ जाता है। ओके, ठीक है भाई, वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब क्या करें, पानी उड़ गया, तो भैया पानी उड़ गया, लेकिन अब इनकी स्ट्रक्चर जो है वो पोरस हो गई, रंध्र युक्त हो गई। ठीक है, तो भाई इनके कोटर में उपस्थित जल वाष्प बन के उड़ गया। अब क्या लिखूं, तो हम लिख दूं इनकी रंध्रमय संरचना होती है। ठीक है, रंध्रमय संरचना होती है। और दिखेगी कैसे बच्चों, तो आपने हनी कॉम्ब देखा है क्या, मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव, तो बिल्कुल मधुमक्खी का छत्ता कैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जियोलाइट, है ना, छोटे छोटे अलग से आपको दिखेंगे डैश 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 डैश, मतलब गुहिकाएं होती है, खाली होती है ऐसे। तो हम कहेंगे भाई इनकी रंध्र में संरचना होती है जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट्स याद भी हो रहे होंगे आपको, है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, कुछ नहीं आया तो ये पूछ लेंगे भाई जियोलाइट पे शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, जियोलाइट पे टिप्पणी लिखो। तो ओके, मधुमक्खी के छत्ते के समान इनकी संरचना होती है। ओके बच्चों, अब क्या करें, पढ़ लिया, चलो रंध्र में संरचना है। तो बच्चों जो पोर्स है, जो रंध्र है, उनका आकार भी फिक्स्ड है। फिर रंध्रों का आकार इतना ही होगा, है ना, वो फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, चलो। तो बच्चों इनके रंध्रों का आकार, इनके रंध्रों का आकार, ठीक है, तो रंध्रों का आकार कितना होता है बच्चों, तो हम कहेंगे इनके रंध्रों का आकार जो होता है 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, एक पिकोमीटर जो है ना वो 10 की पावर -12 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले भाई जियोलाइट्स में पोर साइज, रंध्रों का आकार कितना है, तो हम कहेंगे भाई 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर होता है। ठीक है, अब इसका क्या करें हम, चलो साइज है तो है। तो बच्चों देखो जो रंध्र का आकार है ना भाई, ये रंध्र का आकार है। ओके, अब मान लो इसके पास जो है अणु है बाहर, तो ये है ना, ये इतना सा भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इसमें फिट कौन होगा, ये फिट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको तो अधिशोषित कर लेगा, इसको छोड़ देगा, ये छोटा है इसको छोड़ देगा। जो रंध्र में फिट हो जाएगा उसी को क्या करेगा, अधिशोषित करेगा, बाकी को छोड़ देगा, है ना। और बाकी जो रिएक्शन है वो बात की बात है, एक्सेप्ट किसको करेगा, तो हमने लिखा है आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, है ना। देखो जियोलाइट को हमने हिंदी में क्या लिखा है, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, मतलब उत्प्रेरक तो है, तो उत्प्रेरक तो चाहे एंजाइम हो, चाहे केमिकल उत्प्रेरक हो, है ना, रासायनिक उत्प्रेरक हो, रसायन कोई भी रसायन हो जो उत्प्रेरक का काम करता है, तो हमने देखा था उसमें कि वो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट, एक निश्चित उत्प्रेरक एक निश्चित अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। हर एक में थोड़ा सा काम में ले लेंगे, तो हम कहेंगे हाँ इसको हमने उत्प्रेरक बोला है। मतलब ये भी क्या करेगा, चयन करेगा। कैसे चयन करेगा, तो बच्चों ये अपने साइज के अकॉर्डिंग, मेरे अंदर कौन फिट हो सकता है, भाई ये फिट हो सकता है ना, तो ये उन्हीं क्रिया कारकों को अधिशोषित करेगा जिनका साइज इनके रंध्रों के आकार से मैच हो जाए। तो आकृति चयनात्मक, आकृति के हिसाब से ये चयन करेगा और उसके बाद में काम करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखें, तो हम कहेंगे ये केवल उन्हीं अणुओं को अधिशोषित करते हैं, ये केवल उन्हीं अणुओं को अधिशोषित करते हैं अधिशोषित करते हैं जिनका आकार
तो कहेंगे जिनका आकार किससे मैच हो जाए, तो इनके रंध्रों के आकार से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो हम लिखेंगे भाई ये केवल उन्हीं अणुओं को अधिशोषित करते हैं जिनका आकार इनके रंध्रों के आकार, जिनका आकार इनके रंध्रों के आकार में क्या हो जाए, या इनके रंध्रों के आकार के समान कोटि का हो। ठीक है, कोटि मतलब ऑर्डर, रेंज सेम हो, समान कोटि का हो। ठीक है, तो अब 2 पॉइंट और निकले। एक तो अधिशोषण शब्द आया, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई जियोलाइट किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो तुम्हें लिखना है भाई जियोलाइट अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। अधिशोषित किया इसने, सतह पे आएगा, अंदर तो गया नहीं, बॉडी के अंदर तो गया ही नहीं, क्योंकि सतह पे रंध्र बने हुए है ना। तो हम कहेंगे हाँ, एक पॉइंट तो क्लियर कि भाई अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। दूसरा आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है ना, उसी को ले रहे हैं जो इसके रंध्र में फिट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों 2 पॉइंट हमारे और बने। तो एक तो हम कहेंगे जियोलाइट अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करते हैं। ओके, जियोलाइट अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, और क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम कहेंगे कि रंध्र में जो फिट होगा उसी को काम करेंगे, है ना। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। तो मैं लिख दूं केवल उन्हीं अणुओं को अधिशोषित करते हैं, ये केवल उन्हीं अणुओं को अधिशोषित करते हैं जो इनके रंध्रों में समा जाए, फिट हो जाए। तो हम कहेंगे हाँ भाई बात तो सही है, तो जो इनके रंध्रों में समा जाए। ठीक है, इसलिए इन्हें आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ओके, तो भाई ये है जियोलाइट्स पे बेस्ड कुछ बातें। ठीक है, अब बच्चों कहाँ काम करते हैं जियोलाइट, कहाँ पढ़ा है ना। हमने तो देखा भाई चलो ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया इनके बारे में, एक बार वापस डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हम कहेंगे भाई जियोलाइट, तो जियोलाइट कह दो, या एक्चुअली ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट से। ठीक है, और फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें कि भाई मेटल हो सकता है बाहर NaLOX, है ना, SiO, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको याद नहीं करना, आप ही याद कर लो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट Na2Al2Si2O8, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब सिलिकॉन क्रिस्टल में से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम से, एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो शॉर्ट में हम लिख देंगे Na2Z। ओके, फिर तो बच्चों हम कहेंगे भाई इनकी ना जो स्ट्रक्चर है वो संरचना ऐसी है कि इनके रंध्रों में क्या होता है, जल वाष्प होती है। ठीक है, तो भाई इनके रंध्रों में जल वाष्प होती है, इसलिए क्या करना है, काम में लेने से पहले इनको गर्म करना है ताकि पानी उड़ जाए और रंध्र युक्त संरचना हमें मिल जाए। ठीक है, अब रंध्रमय संरचना जो है वो आपको दिखेगी बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान। ओके, अब तो बच्चों रंध्रों का आकार फिक्स्ड है, यही रहेगा। तो हम कहेंगे इनके रंध्रों का आकार 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक होता है। फिर जियोलाइट में जो भी रिएक्शंस होंगी वो अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करेंगी, है ना। केवल उन्हीं अणुओं को अधिशोषित करेगा जो रंध्र में समा जाए, फिट हो जाए। ठीक है, इसलिए आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जियोलाइट नेचुरल भी होते हैं, मतलब बना बनाया मिल जाएगा आपको नेचर में, और क्या होता है तो हम कहेंगे इनको बना भी सकते हैं, फॉर्मूला तो क्लियर ही। ठीक है, तो बच्चों ये प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, मतलब बना बनाया आपको प्रकृति में मिल जाएगा।
जियोलाइट। तो ये प्राकृतिक होते हैं तथा इन्हें औद्योगिक रूप से बनाया भी जा सकता है। ओके, इंडस्ट्रियली हम इन्हें प्रिपेयर भी कर सकते हैं, तो औद्योगिक रूप से बनाया भी जा सकता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। ओके, अब तो हम कहेंगे चलो इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक यानी कि जियोलाइट के बारे में। अब क्या छूट गया? तो बच्चों इनका यूज कहाँ होता है? तो हम कहेंगे भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ क्या हो, भंजन, क्रैकिंग, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, तो वो इनकी रंध्रों में, इनकी कोटरों में हो जाता है। समावयवीकरण मतलब एक रासायनिक पदार्थ का या एक अणु का दूसरे अणु में बदलना। मॉलिक्यूल वही रहेगा, है ना, आपका जो फॉर्मूला है, कंपाउंड वही रहेगा, यौगिक वही रहेगा, समावयवता उसकी बदल जाएगी। मतलब जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया, ऐसे समावयवी जो है वो समावयवी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे इनका यूज़ कहाँ हुआ, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनका पेट्रोलियम इंडस्ट्री। भाई पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल का फॉर्मूला बताओ। तो हम कहेंगे पेट्रोल का तो फॉर्मूला नहीं होता है, पेट्रोल मिक्सचर होता है। फॉर्मूला किसका होता है? जो एक चीज़ होती है, तो एक चीज़ तो है नहीं, मिक्सचर है ना। तो बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है कि है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि क्रैकिंग यानी कि भंजन, बड़े कार्बनिक अणुओं को छोटे कार्बनिक अणुओं में तोड़ना, उसका काम ये बहुत अच्छे से करता है। और पेट्रोल क्या है, हमें मिक्सचर चाहिए, बहुत सारी गैसेस का, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर चाहिए, इसलिए सर्वाधिक प्रयोग इनका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं लिख दूं भाई इनका सर्वाधिक उपयोग, ठीक है, मोस्टली दे आर यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। ओके, तो इनका सर्वाधिक उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में होता है। ठीक है, ठीक है, और तो हम कहेंगे इनका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो हम कहेंगे इनका प्रयोग कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं? तो बच्चों मैंने आपको बताई थी, एक तो समावयवीकरण और दूसरा भंजन। तो हम कहेंगे इनका प्रयोग समावयवीकरण व भंजन। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करना है, और क्या काम करना है? तो ये करना है आइसोमराइजेशन, समावयवीकरण व भंजन अभिक्रियाओं के लिए मुख्यतया होता है। ठीक है, और तो बच्चों अब एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट नहीं, जियोलाइट कह दो, है तो वही उत्प्रेरक लेकिन आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट करें। अब बच्चों एक आपके पास जियोलाइट है, वो है आपका ZSM5। ठीक है, क्वेश्चन आता है ZSM5 जियोलाइट, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? तो बच्चों इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ही लिखना है आपको, ZSM। तो बच्चों Z होता है जियोलाइट, S होता है सिव। सिव मतलब चलनी बोलते हैं ना, चाय छानते हैं ना, चलनी होती, ठीक है, तो वैसी सिव। तो जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी। ठीक है, तो बच्चों ZSM5 करता क्या है? तो बच्चों ये अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। तो ZSM5 का उपयोग अल्कोहल को गैसोलीन, तो गैसोलीन पेट्रोल ही होता है बच्चों, है ना, अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए किया जाता है। ओके, बाहर की कंट्रीज है ना बच्चों, वहाँ पेट्रोल नहीं बोलते, गैसोलीन ही बोलते। गैसोलीन है ना, हमें पता है गैसोलीन मतलब पेट्रोल है एक्चुअली, में बदलने के लिए किया जाता है। कैसे? तो हम कहेंगे भाई अल्कोहल तो है, पेट्रोल मैंने बताया था मिक्सचर है, तो इसकी दीवारों में बहुत सारी रिएक्शंस होती है ना, निर्जलीकरण और अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है? तो ये अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ZSM5। तो ZSM5 क्या है? जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी। कैसे करता है? तो बच्चों हम कहेंगे इनकी
इस प्रक्रिया में, या मैं इसमें लिख देती हूँ, है ना, इस प्रक्रिया में ZSM5 के रंध्रों में अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। ओके, अब बच्चों निर्जलीकरण के बाद जो मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, और हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को ही तो पेट्रोल कहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। और पेट्रोल क्या होता है, तो पेट्रोल भी तो वही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, कोई पूछ ले कैसे कन्वर्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस अभिक्रिया के दौरान इनकी दीवारों में क्या होता है, तो हम कहेंगे निर्जलीकरण होता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है, और वो है क्या, पेट्रोल, है ना, हाई क्वालिटी का है, जो कि उच्च क्वालिटी को क्या कहते हैं, गुणवत्ता, है ना, तो जो कि उच्च गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी युक्त पेट्रोल होता है। ठीक है भाई, हाई क्वालिटी का पेट्रोल होता है। क्लियर बच्चों, तो ये है आपका ZSM5 का रोल, है ना, तो ये आपका हो गया जियोलाइट के उपयोग। एक 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों, सोडियम जियोलाइट परम्यूटेट मेथड आपके कोर्स में था, चैप्टर था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था कठोर जल को मृदु जल में बदलने की विधि, उसमें भी हमने जियोलाइट काम में लिया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई परम्यूटेट क्या है, मतलब सोडियम जियोलाइट ही है, और वो क्या करेगा, कठोर जल को, खारे पानी को सॉफ्ट वाटर, मृदु जल में कन्वर्ट करेगा। तो बच्चों आज की क्लास आई थिंक काफ़ी पढ़ लिया हमने, है ना। कॉलॉइड हम नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा कॉलॉइड रहेगा। आने वाला पूरा चैप्टर जो है वो कॉलॉइड ही है। 40% चैप्टर रिमेनिंग है, 60% तक चैप्टर जो है हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट था आज का भी कि भी हाँ एंजाइम काम कैसे करता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, जियोलाइट पे शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, वेट करो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और अपना ध्यान रखो।